नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस बेहद खास एपिसोड में। बोरकर्स मीडिया प्रेजेंटिंग बिजटेल्स अनकवरिंग बिजनेस स्टोरीज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो बैलेंस की कला को बखूबी समझते हैं। एक तरफ वो ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंस सेक्टर में पिछले 18 सालों से धाक जमाए हुए हैं। एक प्रोफेशनल कमर्शियल डेट एडवाइजर के तौर पर छोटे बिजनेस मालिकों की किस्मत बदल रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो हिमालय की वादियों में 6 महीने बिताकर जिंदगी की असली फलसफे को सीख कर आया है। उन्हें प्यार से सिद्धार्थ कहिए या भीतर से जगा हुआ गौतम। आज की बातचीत में हम जानेंगे कैसे 2000 में इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आया, फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस एस्टेब्लिश किया और हिमालय की नागा साधु के साथ जादुई पलों को बिताया। प्लीज वेलकम फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ बिजनेस ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, सिद्धार्थ बारी फ्रॉम एक्सप्रेस फाइनेंस। थैंक यू। वेलकम सिद्धार्थ। कुछ ज्यादा बोल दिया या कम बोल दिया, और कुछ कवर करना बाकी है? आई थिंक इसमें बहुत कुछ था, बट जो भी था, हाँ, अभी तक तो वही लाइफ चाहिए। वेलकम टू आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू। बिजटेल में, जहाँ पे हम लोग एज अ बिजनेस ओनर आपकी सोच, आपकी विचारधाराएं, आपका काम करने का तरीका हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और इस पे आप पर, आपके फैमिली पर, आपके कम्युनिटी पर, दोस्तों पर क्या इम्पैक्ट होता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव? हाँ जी, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूँगा कि वी आर अ कमर्शियल डेट एडवाइजरी फर्म। वी स्पेशलाइज इन हेल्पिंग स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइजेस टू ग्रो थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट। बड़ा अटपटा सा इसलिए है क्योंकि डेट का मतलब है किसी को नीचे लेकर के कर्जा में धक्का देना, लेकिन अगर अच्छे से यूज किया जाए तो ये आजकल का जो है ना, जो पैसे, जो करेंसी है आज की, वो है ही सारी डेट। अभी इसको बहुत ज़्यादा फाइनेंस में ना डीप जाते हुए अगर मैं बताऊं कि रिचर्ड निक्सन ने जब गोल्ड का स्टैंडर्ड हटाया था और डेट को एक स्टैंडर्ड बना दिया था, कमोडिटी बना दिया था, उसके बाद से वर्ल्ड ओवर सारे लोगों ने जो है ना, सारी जो बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, उन्होंने डेट उठा करके ही आगे ग्रोथ करनी स्टार्ट करी। तो वो अभी चलता हुआ ट्रेंड जो है वो अभी यहाँ पे अभी भी चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्मॉल बिजनेस एडवाइजर्स, एज अ स्मॉल बिजनेस कम्युनिटी को हम लोग हेल्प करते हैं कि भाई डेट को यूज करना है ग्रो करने के लिए, उससे मरना नहीं है, इसके नीचे दबना नहीं है। हाँ, तो टिपिकल स्मॉल बिजनेसेस या इंडिविजुअल लोग होते हैं, उनके पास किस तरह का डेट होता है? एक तो बिजनेस लोन होता है, एसेट का फाइनेंस के बारे में लोन होता है, घर का लोन होता है, रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, ऐसी डेट्स होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कार लोन हो गया, जो मम एंड डैड इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास में कार लोन हो गया, घर का लोन हो गया। बहुत कम लोगों के पास में कमर्शियल डेट होता है, अनटिल एंड अनलेस आप थोड़ा सा बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं और आप एक ऐसा, या तो आपने बिजनेस एक्वायर कर लिया है और आप डेट लेकर के वहां से ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ डेट्स। इन अ सिंपल टर्म, मम एंड डैड बिजनेसेस के लिए आप क्या क्या करते हो? इन सिंपल टर्म्स, मम एंड डैड बिजनेसेस के लिए हम लोग उनका घर का लोन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उनकी ओवरड्राफ्ट्स जो हैं वो देखते हैं, और अगर उनको बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कोई लेंडिंग चाहिए, जो छोटी लेंडिंग होती है जिसको माइक्रो लेंडिंग बोलते हैं, अप टू $250,000 तक, वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और उसके बाद अगर किसी को अगर बढ़ना है 1 मिलियन 5 मिलियन ऐसे रेंज पे भी, तो अगर वैसे करना है तो फिर उसके लिए फिर फुल कमर्शियल लेंडिंग सर्विसेज हमारी अलग हैं। वहाँ पे मेरी जो टीम है वो अप टू $1.5 मिलियन इन एसेट फाइनेंस, यानी कि अगर किसी को इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह चाहिए वो देखती है, और अप टू $5 मिलियन तक मेरे पास एक और हमारी जो टीम है वो देखती है, जस्ट इन corporate, not corporate, but small business debt. Anything above $5 million, I personally look after those sort of debts.
इंटरेस्टिंग। और ये आपकी बैकग्राउंड ही है, आपने इसमें पढ़ाई की थी, आपने इसमें एक्सपीरियंस हासिल किया है? हाँ, तो ये कहानी काफ़ी पहले से शुरू हुई थी। मैंने मेरी जो अर्ली सबसे पुरानी यादें हैं, वो हैं कि मैंने एक बार स्कूल में मेरे को टीचर ने एक असाइनमेंट दिया था। कहते कि शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में पता करके लाओ, और मैं उस टाइम पे आई थिंक कोई 7th-8th क्लास में था। तो मैंने अपने फादर से पूछा कि क्या होता है इसके बारे में। उन्होंने मेरे को जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, मुझे लगा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैंने पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, तब मैं 16-17 साल का था। क्या बात है! तो थोड़ा सा क्या रहा कि मतलब मेरा इंटरेस्ट तो पहले से ही नंबर्स में था। इवन दो मैंने इंडिया में जो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की स्टडी करी है लेकिन मैंने उसमें एक प्रोफेशन नहीं बनाया। गलतियां सभी से हो जाती है। दिमाग बना ही नहीं पाया। उड़ान भी भरनी थी, नंबर्स भी करने थे। मैंने कहा चलो दोनों कर लेते। फिर मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया 2006 के एंड में, और यहाँ पे मैंने अपनी अकाउंटिंग पढ़ी, और फिर उसके बाद तब से मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ 2010 से। तो इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं किया कभी आपने? लेकिन नहीं, इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं किया। तो ऑस्ट्रेलिया में बैंकिंग सेक्टर में आपके पिछले कुछ इनिशियल दिनों में आपने स्टडी की, बाद में जॉब की, फिर अपना खुद का बिजनेस चालू किया। जी, क्या डिफरेंस है किसी और के लिए काम करना और खुद का बिजनेस चलाना? बहुत डिफरेंट है। जब तक मेरा खुद का बिजनेस नहीं था मैं बहुत कंप्लेन करता था कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। लेकिन एज अ बिजनेस ओनर पता लगता है कि मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो है स्मॉल बिजनेस रन करना। आप एक बार जाओ उसको बढ़ाओ, और उससे बड़ा कोई सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम शायद मेरी नज़र में और कोई नहीं है। और वो इंसान को चेंज कर देता है। मतलब काम किसी और के लिए काम कर रहे हो तो वही सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आप दे रहे हो एंड कस्टमर को। खुद का बिजनेस रन कर रहे हो फिर भी वही, मतलब आप डेट में काम कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो रिस्ट्रक्चर करके, लेकिन माइंडसेट में बहुत चेंज होना चाहिए उसे। कैसे कि अगर आप देखें कि अगर आप जब एज ए एम्प्लॉयड पर्सन जब आप काम कर रहे हैं, तो यस, आप एंड क्लाइंट को वो जो सर्विसेज चाहिए वो आप डील कर रहे हैं, वो फाइल खत्म हुई और आप आगे बढ़ गए। लेकिन जब आप खुद बिजनेस ओनर होते हो तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे रिलेशनशिप खत्म नहीं होता, वहाँ से रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, एंड देन यू नर्चर दोज रिलेशनशिप्स। और मैंने एक जो खास बात ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखी, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं है, हर चीज़ जो है वो रिलेशनशिप पे चलती है। जो आपकी जो स्पेशली स्मॉल बिजनेस कम्युनिटी, अगर आप किसी कॉफ़ी शॉप पे जाएंगे तो कॉफ़ी शॉप वाला याद रखने की कोशिश करता है कि कितने आप नाम क्या है, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, कितनी चीज़ें उसके दिमाग में चलती है। अब सोचिए, ये डिफरेंस है एक स्मॉल बिजनेस ओनर का और एक एम्प्लॉय का। एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर आप वो रिलेशनशिप भी मैनेज कर रहे हो, बिजनेस भी मैनेज कर रहे हो, फाइनेंसेस भी मैनेज कर रहे हो, और ये सारी चीज़ें पीछे नहीं होती। तो वो प्रेशर होता है एक, बट वो प्रेशर भी मीठा लगता है। प्रेशर मीठा वो लगता है कहीं ना कहीं। कितने साल हुए बिजनेस शुरू करके? मेरे को अपनी खुद की कंपनी में 5 साल हो गए। इससे पहले भी मैं बिजनेस ही कर रहा था, मतलब एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेसेस के साथ में था, बट कंपनी स्टैब्लिश किए हुए 5 साल हो गए। ऑल इन ऑल मैं कहूँगा 2017 से मैंने स्टार्ट कर दिया था बिजनेस। कोविड से पहले शुरू हुआ था मतलब? हाँ जी, कोविड से पहले शुरू हुआ। और ऑब्वियसली कुछ रोजी तो रोड मैप होता नहीं है कि हर वक्त में सक्सेस मिल रही है, लेकिन ऐसे भी नहीं है चीज़ें कि फेलियर भी काफ़ी आ रहे हैं, उतार चढ़ाव होते हैं। कुछ ऐसे कुछ फेलियर्स हैं जो टर्निंग पॉइंट्स बने या कुछ? हाँ, बिल्कुल। मैंने जब कंपनी मैंने इस्टेब्लिश करी थी, उससे पहले मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल में था, तो खुद का काम था, लेकिन किसी और के साथ में मिल करके वो किसी और के, एक तरीके से आप कह सकते हैं किसी अंडर काम कर रहा था। हुआ क्या कि जस्ट कोविड आया ही था, और मैंने सोचा कि यार अभी मेरे को खुद की कंपनी कर लेनी चाहिए। और वो ग्रोथ रीजन से नहीं था, आई जस्ट वांटेड अ स्लोअर लाइफस्टाइल, स्लोअर पेस ऑफ लाइफस्टाइल, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें तेज़ी से भाग रही थी। क्योंकि जैसे ही कोविड आया ना, इट वाज वन थिंग जो किसी को नहीं पता था कैसे हैंडल करेंगे। बैंक स्ट्रगल कर रहे थे, क्लाइंट स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ क्लाइंट्स उसकी मतलब अनड्यू एडवांटेज भी लेने की कोशिश कर रहे थे कि यार चलो पेमेंट्स रुकवा देते हैं, अब नहीं भी ज़रूरत थी तब भी रुकवा देते हैं। एक दिन में करीबन 250 से 300 कॉल्स आती थी
तो वो तो सारी आप रिसीव नहीं कर सकते हो। माय गुडनेस। तो वो कहते थे कि भाई पेमेंट रुकवा दो। अब यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आगे बैंक को, वहाँ पे जाम हुआ पड़ा है नेटवर्क, किसी की पेमेंट आई। स्टिल रिमेंबर एक बहुत अच्छे एस्टैब्लिश बिजनेसमैन है साउथ ईस्ट के अंदर, उन्होंने बोला कि यार मेरी पेमेंट रुकवा दो, और वो जेन्युइन उनका केस था क्योंकि कोविड में सारा उनका पेमेंट रुकवा दो मतलब रीपेमेंट, लोन जो सॉरी हाँ लोन की रीपेमेंट्स हैं वो रुकवा दो। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं आगे डाल देता हूँ। उनका जो था मंथली डेबिट जो था रीपेमेंट्स का वो था $100,000। वो पेमेंट बैंक ने प्रोसेस नहीं किया, पहले महीने कटी ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। फिर दूसरे महीने भी कटी, एंड देन ही स्टार्टेड जस्ट ही गॉट आउट ऑफ कंट्रोल उसमें। और तीसरे महीने फिर हम लोग यहाँ से बैंक्स को प्रेशर कर रहे हैं, वो तीसरे महीने मतलब वो इतना टूट गए थे, उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी यहाँ पे, ऑल बिकॉज बैंक couldn't प्रोसेस इन टाइम। बट उनके लिए भी एक नई चीज़ थी कि ऐसे कैसे, मतलब आज तक कभी देखा नहीं है, एक्सपीरियंस किया नहीं। तो इतना प्रेशर होने के बावजूद मेरे को लगा कि यार मैं थोड़ा सा स्लोअर लाइफस्टाइल में जाता हूँ और अपना खुद का देखता हूँ। तो मैंने सब कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल से हटा करके खुद की कंपनी इस्टेब्लिश करी। मैंने कहा सिर्फ थोड़े क्लाइंट लूँगा और उनके साथ काम करूँगा। जैसे ही वो हटा, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर का सपोर्ट हटा, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था उन्होंने मेरी सारी पेमेंट्स रोक ली। तो हियर आई वाज जिन सिचुएशन में मेरे क्लाइंट खड़े थे मैं भी उन्हीं उसी कतार में खड़ा हो गया तो वो एक चीज़ थी। तो उसने चीज़ ने मेरे को सिखाया कि भाई चाहे कुछ भी हो आप हाथ पैर मारते रहो, जनरली जो है ना आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे, कोई ना कोई सहारा मिल जाता है। ये एक था रीज़न। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ने लगी तो वी वेंट टू अ पॉइंट जहाँ पे टीम की ग्रोथ जो थी वो थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी हो गई और मार्केट की ग्रोथ अभी इतनी नहीं हुई थी। तो वी गॉट इन अ वेरी मेसी पोजीशन कि यार अभी क्या करें। तो फिर मैंने देखना शुरू किया बाहर एक्विजिशंस क्या हो सकती हैं, बिजनेस एक्विजिशंस। तो एक डील बनाई जहाँ पे मेरे को एक कंपनी के साथ में मर्ज करना था और एक कंपनी को एक्वायर करना था, और हमने नो कैश डाउन पे सारी डील करी। वाओ। किसी भी का कोई पैसा नहीं लगा, तो उसका शेयर स्ट्रक्चर हमारे को थोड़ा सा देखना पड़ा, तो वहाँ से हमारे को एक बूस्ट मिला। फिर उसके बाद में आगे चल करके कंप्लायंस इश्यूज जो होते हैं वो संभालने थे, क्योंकि अब आपकी टीम बड़ी हो गई है। आप पहले खुद काम करते थे, आपको डेलीगेट करना पड़ता था। अब आप खुद नहीं काम कर रहे हो तो कैसे इसको आप सॉर्ट। ऐसे कई सारी चीज़ें गई जो ऊपर नीचे चलती रही जीवन में, आगे कुछ ना कुछ सिखाती रही। लेकिन ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग के टाइम पे मैं खुद बहुत ज़्यादा बिजी था, मुझे स्लो डाउन होना था, इसलिए खुद का बिजनेस चालू किया। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं हो रहा? बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग है। देखिए मैं अपनी बैकग्राउंड में एक ऐसी फैमिली से नहीं आता जिसने मेरे डैड के साइड पे किसी ने बिजनेस नहीं किया। मेरे मम के साइड पे सभी लोगों ने बिजनेस ही किया है तो मेरे डैड और बाकी सारी साइड से ना मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी बिजनेस करूँगा। ये कभी ख्याल भी नहीं था मेरे दिमाग में। बट मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा स्लोअर लाइफस्टाइल चाहिए था, और हुआ बिल्कुल उसका ऑपोजिट बट 50% तो मतलब खून में था। हाँ बिल्कुल। ये तो था क्योंकि अदरवाइज मैं 16 साल की उम्र में पहले इन्वेस्टिंग नहीं स्टार्ट करता, वो माइंडसेट था पहले से। एज ए इन्वेस्टर, एज अ बिजनेस ओनर, टू डिफरेंट माइंडसेट्स यू हैव। एक एंटरप्रेन्योरियल होता है जिसमें हर दिन की भागदौड़ में उनको शामिल होना होता है। इन्वेस्टर वर्सेस यू टेक अ मैक्रो लेवल अप्रोच, थोड़ा ऊपर उठ के कि सच में आई डोंट हैव टू गेट इन्वॉल्व ऑन अ डे टू डे ऑपरेशंस, लेकिन मुझे बिजनेस का सेंस होना ज़रूरी है। हाँ। तो शायद 50-50 वही था आपके पास, इसीलिए यू आर एबल टू एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। हाँ जी। कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए बिजनेस एस्टेब्लिश करने के बाद? हाँ, कुछ टर्निंग पॉइंट्स तो आए। मेरे को जो इमोशनली मेरे को लगा कि आई थिंक जब तक आपकी एक टीम नहीं बनती और जब तक वो टीम पक्की नहीं हो जाती तब तक बिजनेस नहीं होता। मुझे अभी लगता है कि देखिए बिजनेस करना, इतना शुरू करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप $500-600 दो और अकाउंटेंट के पास में कंपनी रजिस्टर कर दो, आप कल बिजनेस ओनर बन गए। लेकिन एक्चुअल में बिजनेस तब आता है जब आपके साथ में एक टीम आती है, तब आप मैदान में उतर के आते हो और कहते हो कि अब मुझे फीफा खेलना है वो जो चीज़ है वो तभी आती है, और टीम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टर्निंग पॉइंट था जब वो टर्निंग पॉइंट था। हाँ, धीरे धीरे एक एक करके लोग आए गए, कुछ रहे, और जो कुछ रहे वो काफ़ी पैशनेट रहे,
वो उसने मेरे को एज अ ह्यूमन बीइंग चेंज किया। पहले जो था मैं वॉरियर की तरह बाहर जा करके लड़ रहा था, फिर एकदम से ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि यार शायद मैं दादा बन गया हूँ और मेरे बच्चे पोते आ गए। अब मुझे प्रधान की तरह काम करना है। अब मुझे इनकी लुक आफ्टर करनी है। हाँ, you have to protect them now. हाँ If you look back, जब तुम खुद वॉरियर थे और जब आपके पास वॉरियर आने चालू हो गए, बिजनेस में कुछ चेंज होगा, मतलब बैलेंस शीट पे कुछ चेंजेस आने लगे? बैलेंस शीट पे डेफिनेटली चेंज है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, जैसे अगर मैं कुछ बताऊं सेटलमेंट्स का, एक टाइम पे जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था तब मेरी कोई सेटलमेंट्स होती थी ऑन एन एवरेज एसेट फाइनेंस के साथ पे 5 से 10 के आसपास महीने की। अभी हम लोग 60 के आसपास सेटलमेंट्स करते हैं महीने की। सो ह्यूज चेंज आया। और सेटलमेंट्स का सीधा सीधा मतलब है कि भाई आप इतना लोन बैंक्स को अरेंज करवा के दे रहे हैं। उस टाइम पे हम लोग जब बिल्कुल ही स्टार्ट किया था तब कमर्शियल फाइनेंस जो था उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। नाउ वी आर टॉकिंग टू बिजनेस ओनर्स अराउंड द कंट्री। हम लोग पर्थ में एक्विजिशंस की बात करते हैं, ब्रिस्बेन के अंदर बिजनेस एक्विजिशंस की बात करते हैं, और मेनली विक्टोरियन क्लाइंट्स हैं जो विक्टोरिया के बाहर निकल करके जा करके बिजनेसेस एक्वायर कर रहे हैं। तो वी आर इन्वॉल्व इन दोज। सो बहुत चेंज आया। और फिर साथ में जैसे जैसे मतलब ये बिजनेसेस के आगे मेट्रिक्स पढ़े तो फिर साथ में टीम भी बढ़ी। कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डेफिनेटली, बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि ये सब चीज़ें करने के लिए एक विजन। तो हु इज़ द विजनरी इन योर टीम? डू यू हैव पार्टनर्स और यू आर द सोल प्रधान अभी? हाँ जी, नहीं वो जो जब हमारा मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ था उसके बाद में मेरे साथ में 2 पार्टनर्स और आए, आर्थर एंड बेन। तो वो दोनों साथ में हैं, तो हर एक के अपने अपने रोल्स हैं। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू टेकिंग टेक्नोलॉजी अहेड और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से हमारे को ट्रेनिंग वगैरह दे करके आगे किस तरीके से हमने अगला पड़ाव पार करना है, उसमें मेरे को लगता है कि मैं इतने क्लोजली मार्केट को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आई पुट फॉरवर्ड द आइडियाज़। विजन जो है वो मैं पुट फॉरवर्ड करता हूँ, वेट फॉर द अप्रूवल। पहले जैसे खुद काम करते थे एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर एंड देन यू स्टार्ट रनिंग योर ओन शो, टाइम मैनेजमेंट मस्ट हैव बिकम बहुत डिफिकल्ट कि हमारे पास सबके पास 24 घंटे ही है। कितने टाइम में मैं एक्चुअल डील का डिस्कशन करूँ विद कस्टमर, कितने टाइम में मैं विजन का काम करूँ, कितने टाइम में मैं एक्विजिशन का काम करूँ, कितने टाइम में मैं कंपटीशन का भी ख्याल रखूँ। तो कैसे बैलेंस करते हो? मतलब बैलेंस शीट आपके पास नेचुरली आती है, लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट का बैलेंस भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट ना, रियलिटी अगर मैं आपको बोलूँ बिना शुगर कोट किए बिल्कुल हकीकत ये है कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर के पास में जो भी कोई बंदा ग्रोथ फेज में होता है उसके पास में टाइम की सबसे ज़्यादा कमी होती है। और मेरे पास में भी रही है। बैलेंस शीट ग्रो कर रही है, प्रॉफिट जो है वो लगता है कि अच्छा यार ये हो गया लेकिन टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो द वे टू डू इट, अभी तो एआई आ गया है, तो टूल्स कुछ ऐसे बन गए हैं मार्केट में जो मतलब पहले जिसको 2 दिन लगते थे अभी 2 घंटे लगते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। बट इसके अलावा जो मुझे लगता है जो खुद के पास में अगर टाइम निकालना हो ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी, अगेन कमिंग बैक टू द टीम पॉइंट, कि आपके पास में आपके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो आपकी सोच को लेकर के आगे बढ़े। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 4 आपके टीम मेंबर्स हैं और वो एक एक सोच पकड़ लेते हैं और उसमें एक्सेल करते हैं, एंड देन यू सी कि अच्छा यार गाइड आप करते हो उनको कि यार ये करना है, ये नहीं करना है, वो सबसे बेस्ट टाइम मैनेजमेंट है। एंड इट टेक्स टाइम टू कोच समवन। और उसमें काफी मेहनत भी जाती है। कौन से पिलर्स है अभी आपके कंपनी में? हमारे पास में एक है एसेट फाइनेंस आर्म, जो कि काफ़ी हाईली एक्टिव और सबसे ज़्यादा फास्ट पेस्ड एसेट फाइनेंस आर्म है। फिर उसके पास में दूसरा पिलर है हमारा होम लोन सेक्शन, और तीसरा है कमर्शियल। जो एसेट फाइनेंस है वो फिर आगे पर्सनल लोन्स वगैरह भी देखते हैं, एनीथिंग टू डू विद कार्स, ट्रक्स, क्रेन्स, इक्विपमेंट, पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर कार्स एज वेल, ये सारा एसेट फाइनेंस देखती है। होम लोन्स लाइक इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को कैसे आपने डबल करना है, मतलब प्रॉपर्टी के क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे आपको यहाँ पे बढ़ना है, सुपर एनुएशन के अंदर अगर आपको घर वगैरह लेने हैं, वो एक आर्म है। और कमर्शियल इज़ द, मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है वो कमर्शियल लोन्स का होता है, क्योंकि दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स।
इन दीज 3 सेगमेंट्स, और वो टाइम लेते हैं. एक एक एप्लीकेशन चलती है 5-5 6-6 महीने चलती है. देयर इज सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व, और वो बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, बिकॉज कोई भी जो स्मॉल बिजनेस ओनर होता है ना, उसकी सारी लाइफ उसके बिजनेस के साथ अटैच्ड है, और जैसे वो ग्रो करता है ये आपका एक बच्चा बन जाता है, और जैसे हम बच्चों के साथ अटैच हो जाते हैं, मतलब इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग फॉर एनी स्मॉल बिजनेस ओनर. एंड उनको वो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरी होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ब्लड स्वेट मनी वहाँ पे लगाया होता है, एंड दे लुक फॉरवर्ड टू यूटिलाइजिंग बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन का पैसा उठा के आगे बढ़ना. हाँ जी, बिल्कुल. और हम लोग हमेशा कहते हैं अपने स्मॉल बिजनेस क्लाइंट्स को कि भाई यहाँ से रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में, आई विल बी ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस नहीं होता कि यार कैश फ्लो भी कैसे मैनेज करना है. और कोई चीज़ में, मतलब जो मैं अभी तक देखा कि स्मॉल बिजनेस क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो इतने बिजी होते हैं अपनी छोटी छोटी लाइफ के अंदर, मतलब ऑपरेशंस के अंदर, उनको ना ट्रेंड इतनी जल्दी नहीं वो देख पाते कि अच्छा आज ये चेंज हुआ है, कल ऐसा हो जाएगा, मार्केट चेंज हो सकती है. रियलिटी ये है कि जब मैं आया था ऑस्ट्रेलिया, और आज तक हमने कितनी चीज़ों को पार किया है. हमने कोविड को पार किया, हमने इन्फ्लेशन साइकिल्स को पार किया, फिर एक टाइम पे GFC था उसको पार किया, हाई इंटरेस्ट रेट्स, लो इंटरेस्ट रेट, जब पैसा फ्री में बट रहा था सबको कोविड में उसके बाद जब पैसा फ्री में बढ़ रहा था वाकई, मतलब देयर वाज अ टाइम जहाँ पे होम लोन जो थे 1.99% पे चले गए थे, तो ऑलमोस्ट इट वाज फ्री मनी फॉर पब्लिक. और मतलब इतनी सारी चीज़ों को पार किया. ऐसे में आपको स्मॉल बिजनेस क्लाइंट्स का एज अ बिजनेस ओनर एक सहारा बनना पड़ता है, सो दैट दे कैन सी थ्रू योर आइज व्हाट दे कांट सी थ्रू देयर ओन आइज. इंटरेस्टिंग. ये ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आए यहाँ पे, फनी इंसिडेंट्स, या कोई ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स क्लाइंट एक्सपीरियंस की जो शेयर करके हमारे पोटेंशियल ऑडियंस को समझ में आए कि आपकी कैसी स्टोरीज होंगी? हाँ, कॉम्प्लेक्स तो हमने बहुत देखे हैं. अगर कॉम्प्लेक्स भी बताता हूँ और आपको एक फ़नी भी बताता हूँ, जो मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल का कॉम्प्लेक्स, सॉरी फ़नी है, वो लास्ट में बताता हूँ. कॉम्प्लेक्स में ही ऐसा था कि एक हमारा क्लाइंट था, और ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंदर हैवी था, और उन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपेंशन किया ड्यूरिंग कोविड टाइम, क्योंकि चीप फंडिंग थी और लिक्विडिटी काफ़ी थी मार्केट में. यहाँ पे उनके कई सारे ट्रक्स हो गए, और फिर उनको लगा कि यार अब जो है मुझे थोड़ा सा विक्टोरिया से बाहर देखना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पेमेंट इश्यूज आने शुरू हो गए थे. तो आपने काम कर दिया, आपकी इन्वॉइसेस भेज दी, फिर वो स्टक हो गई इन्वॉइसेस, पैसा नहीं आ रहा है, ये आ रहा है लेकिन थोड़ा सा, जहाँ 30 दिन में आना चाहिए था अभी वो 45 डेज में आ रहा है, तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई. तो उनको लगा कि यार अभी तो कुछ थोड़ा बाहर जाके देखना चाहिए. तो ही मूव्ड आउट ऑफ विक्टोरिया एट द राइट टाइम. थोड़ा ब्रिस्बेन गए, थोड़ा पर्थ गए, वहाँ पे जाके देखा. यहाँ पे उनके ऑलमोस्ट 90 ट्रक थे, 90 ट्रक्स. फिर वो बाहर गए तो उन्होंने और फंडिंग उठाई, वहाँ पे जा करके और बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए, ट्रकिंग भी लेके गए, प्लस मल्टीपल बिजनेसेस और वहाँ पे इस्टेब्लिश किए. आज उन्होंने कमर्शियल पोर्टफोलियो के अंदर इस्टेब्लिश कर लिया. तो व्हेन वी लुक एट लाइक कि कहाँ हमने स्टार्ट किया था इनके साथ में, 2-3 ट्रक के साथ में, $5-6 लाख के साथ में, नाउ दिस इज गॉट अ पोर्टफोलियो ऑफ लाइक $25-30 मिलियन. वाह. यू नो, तो ऐसी भी स्टोरीज हैं. ये एक स्पेक्ट्रम है. और ये कितने टाइम पीरियड में हुआ? ये इन्होंने सारा कुछ किया 5 से 6 साल के अंदर. वाह. तो ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स हैं, और कुछ ऑन दी अदर स्पेक्ट्रम हमारे पास में ऐसे भी आते हैं जहाँ पे उस दिन एक लेडी हमसे बात करनी थी, क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं, एंड हम लोग उनको एक कंपैरिजन दे रहे थे. तो हमने कहा कि भाई आपका 6% का इंटरेस्ट जो है वो आपको जो है वो $100 का कॉस्ट करेगा, और आपका जो 8% का इंटरेस्ट है वो आपको $90 का कॉस्ट करेगा. तो आप मेरे को बताओ कि कौन सा सस्ता हुआ. वो कहती 6%. So everyone is on a different skill level. हमारे को थोड़ा सा, फिर मुझे क्या करना पड़ा, वो $100 छोड़ करके $10 के एग्जाम्पल पे आना पड़ा. Then it made more sense. So all walks of people from all walks of life. This is a true story by the way. कोई भी बिजनेस हो उसमें एजुकेशन की बहुत बड़ी अहमियत होती है. मतलब मैं अगर आईटी का बंदा हूँ, मुझे मालूम है कि आईटी में तो हर 6 महीने में कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आता है. अभी तो एआई ने तो धूम मचाई हुई है. हाँ जी. विल गो टू दैट लेटर ऑन. लेकिन हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड?
क्योंकि फाइनेंस सेक्टर भी हाईली लिटिगेटेड सेक्टर है बहुत ज़्यादा। और ऑस्ट्रेलिया तो मतलब वन ऑफ द मोस्ट लिटिगेटेड कंट्रीज हाँ। इन वेस्टर्न वर्ल्ड वैसे देखा जाए तो हर कदम हर एडवाइस फूक फूक के देनी पड़ती होगी विदाउट गेटिंग इनटू ट्रबल, कंप्लायंस के राइट साइड में होना, बट एट द सेम टाइम अपडेटेड भी रहना। अभी भी फिर से अभी कुछ टैक्स लॉस चेंज होने वाले हैं। आप कैसे अपने आप को एजुकेटेड रखते हो? आई अटेंड अ लॉट ऑफ इवेंट्स। मैं काफ़ी इवेंट्स अटेंड करता हूँ अपने, हमारे एग्रीगेटर इवेंट्स होते हैं, बैंकिंग इवेंट्स होते हैं, तो आई ट्राई एंड मेक अ एटलीस्ट 80% अटेंडेंस रेशो मेरा रहता है वहाँ पे। और जहाँ पे नहीं भी रहता तो वहाँ पे कुछ AI के टूल्स हैं जो कि ऑनलाइन अगर कोई मीटिंग है तो वो समराइज़ करके मेरे को बता देते हैं। बट हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि आपको जो है ना हर साल एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स कमिट करने ही पड़ते हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं देन यू आर इन ब्रीच। वो आप पे फिर कंप्लायंस एक्शंस हो सकते हैं। तो वो तो इट इज़ पार्ट ऑफ व्हाट वी डू एवरी सिंगल ईयर। बट एट द सेम टाइम ये आपकी एजुकेशन की बात हुई, फिर आपकी स्टाफ की एजुकेशन एंड देन एजुकेटिंग योर एंड कस्टमर, ये भी एक साइकिल होती होगी मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग जो अपने आप को एजुकेट करते हैं, हमारी एवरी मॉर्निंग एक स्टाफ, हम लोग टीम हडल करते हैं 15 to 20 मिनट्स, और उसके अंदर मेन की पॉइंट्स रन करते हैं। फिर स्टाफ को बोलते हैं कि भाई उसमें आप जो है ना क्वेश्चन, रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर राउंड रखो, और उसमें मतलब इट्स टू मेक इट फन कि उसमें छोटा सा एक प्राइज होता है, कुड बी ए चॉकलेट और कुड बी ए केक और कुड बी समथिंग हुएवर विंस दैट रैपिड फायर। एंड क्या होता है कि अगर हम लोग क्लाइंट्स को इसी तरह से एजुकेट कर सकते हैं कि अगर आपने स्टाफ को अच्छे से एजुकेट किया एंड देन यू लुक एट द कॉन्वर्सेशंस कि वो क्या किस किस्म की कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ में, and then you get the fun stories and complex stories. This is a cycle. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू एंड कस्टमर को अपग्रेड करना। वो सबसे ज़्यादा मैं जैसे $100 से $10 वाली बात हो गई। हाँ जी, हाँ, क्योंकि हाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं। एक हमारे पास एक एग्जांपल आया था जिन्होंने फार्म लिया, अभी रिसेंट परचेज किया फार्म, और उन्होंने क्या किया दिस इज अ फनी वन टू। उन्होंने फार्म लिया और जहाँ पे उनको बोला गया सिग्नेचर करने के लिए उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो फार्मर्स है और हमारे क्या कहते हैं इंडिया से ही है हमारे देसी भाई है, तो जहाँ पे उनको बोला गया उन्होंने कर दिया। इतना ज़्यादा फाइनेंशियल पीछे उनको नहीं पता प्रोसेस कैसे काम करता है। फिर उसके बाद में वो आए, कहते कि यार हफ्ते महीने भर के लिए वो बिजी हो गए अपने काम में। अब ये फार्म क्या है कि यहाँ पे फ्रूट्स उगते हैं, तो इसका जो लोन होता है दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट टू लेट्स से कि हम कमर्शियल प्रॉपर्टी का लोन कर दें कोई और, बिकॉज द प्रोसेस दैट गोज बिहाइंड इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो अब वो एक उन्होंने घर का लोन पहले कराया था, वो 1 महीने के अंदर हो गया, सारा कुछ डन एंड डस्टेड। उनको लगा शायद ये भी ऐसे ही हो जाएगा, तो देन दे केम टू अस। और जब मैंने देखा, मैंने कहा कि आपका तो क्लॉज ही जो है वो एक महीने का है, आप 1 महीने तक क्या कर रहे थे? तो कहते हम बिजी थे। मैंने कहा अब तो आपकी सेटलमेंट आ गई है तो आप ब्रीच में आ जाओगे। तो वो कहते कि वो कैसे होता है, और इनको दे हैड नो आइडिया। एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोगों ने वेंडर को पूछा कि भाई आपके पास आप फार्म बेच रहे हो, कुछ तो फाइनेंशियल्स होंगे, यहाँ पे कितनी उपज होती है, कितना फ्रूट आप बेच वो ड्यू डिलिजेंस हुआ नहीं था। हुआ ही नहीं था। आज से पहले 15 सालों तक वो फार्म की वैल्यूएशन भी नहीं हुई एंड दे आर इन ब्रीच। उन्होंने ऑफर दे दिया मतलब, और उन्होंने ऑफर दे दिया। तो कभी कभी ऐसे भी बायर्स होते हैं दुनिया में। ओह माय गॉड, ऑल दे डू इज लाइक दे वर्क ऑन ट्रस्ट एंड इमोशन। वहाँ पे हमारे को हैंड होल्ड करना पड़ता है। और फिर हम लोग अपने क्लाइंट को पूछ रहे हैं, उसके पास कुछ नहीं है, वेंडर को पूछ रहे हैं, उसके पास कुछ नहीं है। फिर वो वेंडर कह रहा मेरे को भी ऐसे ही मिला था तो मैंने भी ऐसे ही ट्रस्ट करके, ऑल विद इन द फार्मिंग कम्युनिटी, बिकॉज दैट्स हाउ दे हैव डन बिजनेस। करेक्ट। तो ऐसा भी होता है। ये तो मतलब फाइनेंस की स्टोरीज, तो मतलब फाइनेंस की स्टोरी कम और ह्यूमन लाइफ एंड ट्रस्ट एंड ऐसी स्टोरीज बहुत ज़्यादा होती होंगी आपकी। हाँ, ऐसे भी ट्रस्ट होते हैं और दूसरी तरफ भी चलते हैं। एक मेरे पास मिसट्रस्ट का एक मेरे पास में एक क्लाइंट था काफ़ी पहले, जो कि मतलब अभी तो नहीं है। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा अच्छा प्रिंटिंग बिजनेस एस्टैब्लिश किया। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2013-14। प्रिंटिंग बिजनेस एस्टैब्लिश करके उन्होंने बेच दिया। एंड देन ही वेंट आउट फॉर 2 years और काफ़ी अच्छे से उन्होंने मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय किया। आफ्टर 2 years बैक, व्हेन ही केम बैक, उन्होंने सोचा कि यार अभी दोबारा इंडस्ट्री में जाता हूँ, तो करने की कोशिश करी। सेल्स इतनी ज़्यादा टेक ऑफ नहीं करी,
और फिर उन्होंने क्या किया कि भाई अपना घर के अंदर से इक्विटी निकाल करके बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करी। वो जो था ट्रिकी पार्ट था, बिकॉज ऑल ही वाज आस्किंग मी एज अ बैंकर, तभी मैं बैंक में काम करता था, तो वो कहते कि भाई मेरे को बस ये बिजनेस लोन अप्रूव कर दो। अब प्रॉपर्टी के ऊपर वाइफ का भी नाम था, तो हमने कहा कि भाई ये तो गारंटी यहाँ पे चाहिए होगी। उस टाइम पे इतना ज़्यादा जो था वो ड्यू डिलिजेंस जो था ना, एवरीथिंग वॉज इतना नहीं था जितना आज के टाइम पे है। तो हमने कहा यार, मैंने कहा एज अ बैंकर यार ये तो चाहिए होगा मेरे को, तो कहते कि नहीं। और बहुत लड़ाई हुई, बड़ी धमकियाँ दी उन्होंने कि भाई मैं छोड़ करके चला जाऊंगा बैंक और ये सारा पोर्टफोलियो साथ में ले जाऊंगा, विच इज़ अ प्रेशर ऑन द बैंकर। और हुआ यही कि हमने नहीं किया, वो उनको बिजनेस लोन अप्रूव नहीं किया। हफ्ते बाद पता लगता है कि उनका डिवोर्स हो गया। सो इमेजिन कि आप अगर वहाँ पे कुछ ऐसा स्टेप उठा लेते, तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज जहाँ पे हमने डिवोर्सेस को जाते देखा है, पैसे की वजह से डिवोर्स होते देखे हैं, रिश्ते टूटते देखे हैं, रिश्तों में दरार पड़ती देखी है। देयर इज अ लॉट, क्योंकि पैसा इवेंचुअली बहुत कुछ कंट्रोल करता है लाइफ में। बहुत बड़ी चीज़ है ये। आई नो, एंड वर्किंग इन दिस, यही सेक्टर में काम करना, और मतलब लोगों का काफ़ी इमोशंस होते हैं, जैसे पॉजिटिव होते, निगेटिव भी इमोशंस होते होंगे, और ये क्लासिक एग्जांपल है उसका। उसका उल्टा तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर आ जाता है एज अ ह्यूमन बीइंग। वन हैंड यू हैव टू बी कंप्लायंट, बैंक के, गवर्नमेंट के सारे उसूल या सारे रूल चेक करने होते हैं, पर एट द सेम टाइम क्लाइंट को भी खुश रखना होता है, टारगेट भी मीट करना होता है। 360 डिग्री प्रेशर होता होगा। ये प्रेशर इतना था, इसी प्रेशर से बचने के लिए मैंने अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी थी। ताकि वक्त आने पे किसी को ना कह सको एटलीस्ट। एग्जैक्टली, और उसका रिजल्ट ये निकला कि हम और बिजी हो गए। लेकिन एटलीस्ट अभी बिजी इसलिए होंगे क्योंकि नाउ यू कैन पिक एंड चूज विच क्लाइंट्स टू वर्क विद। पहले यू हैड नो ऑप्शन ऐसा, क्योंकि जब दूसरे के लिए काम करते हो तो वही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि तुम्हारे हाथ में जो कुछ होता नहीं है, यू आर पार्ट ऑफ द मशीन। एग्जैक्टली। और मैंने ये भी देखा कि जितना हमने बाहर ना बोला उतना अच्छा रहा हमारे लिए, क्योंकि मेरे को किसी ने बड़ी अच्छी बिजनेस के अंदर सलाह दी थी कि अगर आप किसी एक ऐसे कस्टमर को पकड़ के आते हो जो पहले से ही रो रहा है, उसके साथी भी ऐसे ही रो रहे होंगे, आप उसका काम करा दो तो आपको 10 रोने वाले मिलेंगे। ठीक है, आप किसी एक अच्छे क्लाइंट का काम कराओ तो वो 3 अच्छे क्लाइंट ही लेकर के आएगा। दैट्स अ गुड लेसन। ऐसी कौन सी चीज आपको जो अभी पता चली है जो बिजनेस में, जो आपको शायद पता चलती कि काश मुझे ये 10 साल पहले मालूम होती? 10 साल पहले मेरे को ऐसा लगता था कि भाई जो है ना, पॉलिसीज और जो इकोनॉमी है वो आपके फेवर में होनी चाहिए। अभी आपके एज इन बिजनेस जो स्मॉल बिजनेस क्लाइंट है, उसके फेवर में होनी चाहिए, तब सारी चीज़ें अच्छी जाती हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि यार पॉलिसीज और इकोनॉमी जो है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और आप बैठ नहीं सकते उस पर। वो जैसी भी हो, कहीं ना कहीं रास्ता ज़रूर खुला होता है जहाँ पे आप तरक्की कर सकते हैं, कहीं ना कहीं खुला होता है। ऑल यू नीड इज जस्ट राइट लाइट। वो एक कहाँ पे कहीं छुपा हुआ अंधेरा है, अंधेरे में दरवाजा है, वो फिगर आउट करना है और वो निकल सकते हो आप वहाँ से। एग्जाम्पल जैसे हमारे खुद के साथ में, अपने बिजनेस के साथ में हुआ। अभी इस टाइम पे प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऊंच नीच में जा रही हैं। क्या CGT इम्पैक्ट होगा, कैसे नेगेटिव गियरिंग इम्पैक्ट करेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट थ्रू ऑल ऑफ दिस अगर आप देखो तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लूप होल्स छोड़ती है, और वो लूप होल्स में अगर आप देखोगे आपका रास्ता निकल सकता है, आप फिर भी तरक्की कर सकते हो, आप फिर भी मार्केट बना सकते हो। और इसीलिए किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास आना जरूरी है। एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत होती है। एक्सप्रेस फाइनेंस का नाम सबसे ऊपर आता है वहाँ। थोड़ी प्रमोशन आपकी जाते रहते। अर्जुन तो बहुत है बार में, लेकिन उनको द्रोणाचार्य चाहिए आई थिंक। सही है, लक्ष्य वही है पार्थ। आई थिंक वो हर एक फील्ड के अंदर मेरे को लगता है कि आपके फील्ड में फाइनेंस इट्स सच ए ह्यूज सेक्टर और सच अ वेरिड सेक्टर है, और काफी कुछ सर्विसेज है, काफी कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स भी है। ऐसी चीजों में आप हाउ डू यू कीप योर ह्यूमर अलाइव? डू यू कीप योर ह्यूमर अलाइव ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, और ये सिर्फ हमारे टॉक शो के लिए रखा हुआ है? बहुत जगहों पे होता भी है, लेकिन मैं कहूँगा कि ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स जो होता है ना, हमारे लिए एक स्क्वॉश का गेम होता है। बॉल आई,
लगा, इसमें ईमेल्स आ रही है, जा रही है, डिसीजंस आ रहे हैं, सो इट्स अ फुल ऑन प्रेशर टाइम। फिर भी जो ह्यूमर होता है, देखिए मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं फैमिली के साथ में आता है, फ्रेंड्स के साथ में आता है, कुछ बहुत ज़्यादा हमारे को क्लाइंट्स की स्टोरी सुन करके आता है। एक एक पता है ह्यूमर कैसा होता है? ह्यूमर भी ना, मतलब हमारे फील्ड में दो किस्म का होता है। एक तो वो कि आपको कोई मज़ेदार बात समझ में आई, एक वो जब आपका टीम मेंबर कोई ऐसी प्रॉब्लम लेकर के आया है जहां पे वो भी फंसा हुआ है, आप भी फंसे हुए हो, आप दोनों ने सिर भी भिड़ा लिया, कुछ भी नहीं हुआ, अब रोना तो पिछले 3 दिन से कर ही रहे हैं और कुछ रह नहीं गया, तो हंस लो। कुछ ना कुछ निकल ही आएगा उसमें से। ये तो होता ना कि मतलब आपने पूरी धरती खोद दी ऊपर से लेके नीचे तो बाहर स्पेस में ही निकले। ये भी एक किस्म का ह्यूमर है, हमारे उसमें फील्ड में बहुत चलता है। इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ रहा है। कोई कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट योर वर्क और योर इंडस्ट्री जो लोग आते गलतफहमियां पाल ले? हाँ, बहुत बहुत ब्रोकर्स ने इंडस्ट्री को नाम खराब किया है। इस टाइम पे फ्रॉड भी बहुत का वर्ड जो है वो ऐसे चल रहा है बैंक्स के अंदर। कई लोग, पहली बार मैंने अपने लाइफ करियर में देखा है कि बड़े लेवल पर भी जो है ना पुलिस इन्वॉल्व है, अरेस्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत कुछ ख़राब हुआ है। इनफैक्ट हमारे साथ में भी हुआ है कुछ ऐसे फ्रॉड इंसिडेंट्स जहाँ मतलब विदाउट गिविंग टू मच ऑफ डिटेल्स, जहाँ पे लोगों ने आकर के करने की कोशिश करी। थैंकफुली हम लोगों का जो कंप्लायंस का प्रोसेस था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मैं काफ़ी उसमें एक्टिव रहा हूँ उस एरिया के अंदर कि भाई अच्छे से होना चाहिए सारा कुछ कंप्लायंस वगैरह। बट ऐसे लोगों ने काम बहुत ख़राब किए। तो अभी भी मेरे को लगता है कि अगर आप कंट्री साइड पे जा कर के पूछेंगे कि भाई आपको एक ब्रोकर चाहिए नहीं, तो आई थिंक यू स्टिल गेट मिक्स्ड रिव्यूज अबाउट पीपल। सम पीपल रेव अबाउट ब्रोकिंग, अदर पीपल से कि यार उनके थ्रू जाने की क्या ज़रूरत है। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं सीधा बैंक के पास ही जाते हैं। तो वो चीज़ है। मैं खुद इस मिसकंसेप्शन का शिकार काफ़ी साल पहले हो चुका था, लेकिन फिर बाद में मैंने अप्रोच चेंज किया। लेकिन क्या क्या इंसिडेंट्स, क्या क्या मिसकंसेप्शन होते हैं, मतलब क्या लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस आते हैं ब्रोकर के साथ डील करके कि जो चाहिए था वो नहीं मिला, कुछ गलत चीज़ें मिल गई एंड देन देयर इज अ मिसट्रस्ट हैपनिंग? अब बहुत पीछे भी नहीं जाता, आपको रिसेंट एक लास्ट वीक का एग्जांपल बताता हूँ कि हमारा एक क्लाइंट है, वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के अंदर है, राइट। उन्होंने हमारे साथ में जर्नी स्टार्ट करी थी कोई 4 साल पहले। तो उनकी लैंडिंग जो है हम लोगों ने मतलब बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करी, जहाँ पे पूरे बिजनेस की लैंडिंग कोई $1 मिलियन 1.5 मिलियन डॉलर की थी। आज स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम उनकी लैंडिंग को 15 मिलियन के ऊपर ले गए। बिल्कुल इसी इंडस्ट्री का एक और क्लाइंट मेरे पास में और आया, और थ्रू समवन एल्स, और उस बंदे की क्रेडिट फाइल की धज्जियां उड़ गई, ओनली बिकॉज क्योंकि मेरे को मालूम है कि किसी और ब्रोकर ने उसको ये देखने के लिए लोन उसके हर जगह पे डाल दिए कि कहाँ पे यार क्विकली मेरे को पैसा मिल जाएगा। और ये बहुत बार हम लोग देखते हैं, बहुत बार देखते हैं कि आप क्लाइंट के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। और कुछ ये क्लाइंट ड्रिवन भी होता है, क्योंकि क्लाइंट कहता है यार मुझे तो बस रिजल्ट चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए, तो थोड़ा सा उनकी एंड से भी आता है। और ब्रोकर कहता है कि यार जब अगर क्लाइंट इतनी जल्दी रिजल्ट मांग ही रहा है तो दे दो यार, ठीक है। उसमें उनके तुक्के भी लग रहे हैं, तो 10 में से अगर 6 जगह भी तुक्के लग गए या 4 जगह भी तुक्के लग गए, पैसा आ गया, उसके बाद कोई और क्लाइंट जाके देखेंगे। वो व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि किसी और का घर है, उसकी फैमिली चलती है ना। आप उसको आज इस तरीके से आप, क्योंकि आपके पास में खुद स्किल नहीं है, आप उसको गाइड नहीं कर पा रहे हो, या तो आप इतनी कॉन्वर्सेशन रखो और फिर इतने गट्स रखो और ओपनली कॉन्वर्सेशन कर सके। एग्जैक्टली। उसके बाद अगर वो नहीं कहते तो आप गट्स रख कर उनको बोलो कि भाई यू आर नॉट द राइट क्लाइंट फॉर मी। दैट्स हाउ यू अट्रैक्ट द राइट क्लाइंट फॉर योर ब्रोकरेज। करेक्ट। तो उस वक्त तुम्हें ना कहने की कॉन्फिडेंस भी आनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो आपकी ऑस्ट्रेलिया की जर्नी कैसे शुरू हुई? ये शुरू हुई थी 2006 एंड में। मैं नवंबर में आया था यहाँ पे और स्टूडेंट वीज़ा पे आया था। तो आप भी इंटरनेशनल स्टूडेंट की बिल्कुल जिंदगी और एक्सपीरियंस ले चुके हो। हाँ जी। और वो ऐसा था कि वो कहते रहे कि आग का दरिया है, डूब के जाना है वैसी सी कहानी मेरे को लगी। घबराना मत, यहाँ पे काफी लोग वैसे आपको मिलेंगे आजू बाजू में देखोगे तो। मुझे लगता है कि मैं मतलब उस टाइम पे मेरे को जो है ना, कहीं टाइम नहीं या वक्त बोलो या नेचर बोलो या परमात्मा बोलो, उसने मेरे को सीता बना दिया था और बोला था बेटा अभी अग्नि परीक्षा दे।
अभी निकल के जाना है तेरे को। ये ना फाइनेंस का एपिसोड छोड़ के ना आध्यात्मिक मुझे अच्छा लग रहा है। गौतम सीता। कई दिन होते हैं ऐसे जब मुझे लगता है कि यार मैं वाकई इनलाइटेंड हो गया। कई दिन और भी ऐसे आते हैं जब मेरे को लगता है, मेरा दिमाग कहता है कि यार तू बकवास मत कर, अभी काम पे लग। तब मैं आया था यहाँ पे और एज अ अकाउंटिंग के अंदर मैंने यहाँ पे अपना बैचलर कोर्स किया, मेलबर्न में किया। और फिर उसके बाद में मतलब 3 साल का कोर्स था। 2 साल के अंदर मेरे को था, मैंने कहा कि जल्दी कर लेता हूँ तो जल्दी परमानेंट रेजिडेंसी हो जाएगी। तो उस टाइम पे इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी कि आपको वर्क एक्सपीरियंस लेना है और ऐसे लेना है। एज लॉन्ग एज आपका आइल्स में नंबर आ जाते थे तो वो बन जाती थी बात। और हुआ क्या था कि उस टाइम पे ना बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आया था 2007 के अंदर। जो लोग इंडिया में खेत वेत बेच करके भी यहाँ पे आ रहे थे जस्ट बिकॉज पीआर आसानी से मिल रही थी, तो गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने आइल्स के बैंड रेज कर दिए, तो उस चक्कर में बहुत लोगों को वापस जाना पड़ा। वो कहते कहते यार ये तो हमारे बस का नहीं है। इतनी अंग्रेजी कौन बोलेगा। नहीं बोल सकते। तो मैं भी इनफैक्ट अपने आइल्स का पेपर देने के लिए गया था वहाँ पे, और मैंने कहा मेरा सबसे पहला अटेम्प्ट जो था, मैंने कहा कि यार मेरे को आप 3 डेट्स आप बुक कर दीजिए। तो वो जो लेडी थी जो हेल्प कर रही थी रिसेप्शन पे, वो कहती आप तो पहले ही हथियार डाल के बैठे हो। पहली बार में पहला पेपर बुक करा रहे हो, उसके आगे 2 डेट और ले रहे हो। Why is that? तो मैंने कहा यार मैंने तो अभी तक किसी को नहीं देखा जिसका पहली बार में निकल जाता है। एवरेज पासिंग रेट तो 5 ही अटेम्प्ट है। मेरे यहाँ पे तो 5 से तो कहानी स्टार्ट हो रही है। बट लकीली वो मेरा पहली बार में आइल्स निकल गया था तो मेरे को जल्दी परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई थी। वहां से मेरी कहानी स्टार्ट हुई थी। बट स्टूडेंट लाइफ वाज वेरी टफ बैक इन दोस डेज। इट वाजंट एज इजी। इंडिया में क्या बैकग्राउंड से आए थे आप? इंडिया में मैंने मैकेनिकल काम किया था। आई वाज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर और मैंने हेवी एयरफ्रेम और जेट इंजन पे काम किया था। तो मैंने डॉर्नियर एक एयरक्राफ्ट है जो है ना जर्मन एयरक्राफ्ट था, काफ़ी पुराना, अभी तो ऑपरेशन में नहीं है। उसके ऊपर मैंने काम किया था पालम एयरपोर्ट पे। एक 1.5 साल की मेरी वहाँ पे एक्सपीरियंस था उस एयरक्राफ्ट पे। मतलब आप पहले इंजीनियर बने? पहले मैं इंजीनियर था। मैं आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ इंजीनियर्स। तो मेरे दादा भी इंजीनियर है, मेरे ताया जी भी इंजीनियर है, मेरे पापा भी इंजीनियर है। तो मेरे को इवेंचुअली वहीं पे जाना था। एविएशन वाज वन थिंग जो उसमें मेरे को करियर गाइडेंस का ये सलाह नहीं है, लेकिन किसी को भी अगर पढ़ना है ना तो पहले इंजीनियर बनो, बाद में आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो। ये मैं अपने और सिद्धार्थ के एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरे को लगता है कि उसके बाद जब मेरे को नहीं समझ में आया कि और क्या करना है तो फिर मैं फाइनेंस में आ गया। बट दैट कम्स टू एज अ नेचुरल फाइनेंस। हाँ जी, फाइनेंस में नेचुरल था। तो यहाँ आने के बाद फिर स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई, फिर बाद में आपकी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू हुई। फिर बाद में हमने ऑलरेडी कवर किया कि बिजनेस में आपने कैसे आप गए, अपने पार्टनर्स ढूंढे, अपनी सर्विसेज ऑफर की, अपनी एक्सपेंशंस की और अभी अपनी तरक्की कर रहे हैं। बट इस बीच में कहीं पे 6 महीने आपने हिमालय में बिताए, वो क्या किस्सा है? तो कॉर्पोरेट मेरी लाइफ शुरू हुई थी 2010 में, जब मैंने बैंकिंग के अंदर एंटर किया। और एक चीज़ है जो मैं बोलूँगा कि यहाँ के क्रेडिट के लिए, यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम जो है ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही ज़्यादा। आप ये सोच के देखिए कि मतलब यहाँ पे बड़े बैंक्स जो हैं वो कितना प्रॉफिट जो डिक्लेयर करते हैं। हमारे इंडिया में भी बड़े बैंक्स प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं एंड इट इज़ फार एक्सीडिंग, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन साइज और इंडिया की पॉपुलेशन साइज में बहुत बड़ा अंतर है। तो इतनी ऑर्गेनाइज लाइफ की मुझे आदत नहीं थी। हम इन मतलब ऑर्गेनिक किस्म के केओस थे। लेकिन वो बैंकिंग सिस्टम ने हमारे को आई थिंक ठोक ठाक करके पीट पाट करके इतना सीधा कर दिया था कि भाई इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि यार आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम बैंकिंग, क्योंकि इट वाज टू हैवी। कि आप सवेरे उठ रहे हो और आपके दिमाग में प्रेशर काफ़ी प्रेशर होता है, कंप्लायंस होता है, टारगेट्स होते हैं। मुझे था, मैंने कहा यार अब मेरे को जाना है, निकलना है। तो आई टुक अ ब्रेक, बैंकिंग ब्रेक। और 6 महीने के लिए मैं गया। पेरेंट्स को बोला कि भाई अपना मेरे को जाना है हिमालय घूमने के लिए। उन्हें लगा कि कोई फैड है या फिर इसका कोई ब्रेकअप हुआ तगड़ा। कुछ तो है जो गड़बड़ हुई है। इतना पर्सनल ले लिया।
कि कुछ तो है। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक है, होके आओ। तो मैं 6 महीने हिमालय ऋषिकेश से मैंने स्टार्ट करी थी। ऋषिकेश में रुका काफ़ी लंबा टाइम, फिर उसके बाद चंद्रशिला वगैरह, चोपटा वगैरह, वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया। अकेले? हाँ जी, अकेले। और तुंगनाथ तक गया। मतलब वहाँ पे रुकते थे, कैंप करते थे, और फिर कुछ लोग साथ में मिल जाते थे, फिर और कुछ लोग फिर आगे निकल भी जाते थे। जैसे जैसे कारवां चलता रहा आगे, तो बस वहाँ पे 6 महीने रुक रखा कर मैं वहाँ पे आ गया। सिद्धार्थ का गौतम बनने में वहां पे शुरुआत। कोशिश कर रहा था कि वो कहीं कहीं जो है वो गौतम बने लेकिन नहीं, वो इतना आसान तरीका है नहीं। वहाँ पे एक मेरे साथ में क्या हुआ था, मेरे को लाइफ की ना अहमियत समझ में आई थी। एक बार क्या हुआ कि हम लोग एक कैंप कर रहे थे, एक ऐसी जगह पे हमने कैंप किया जहाँ पे ज़्यादा मतलब कुछ था नहीं, और हम टॉकिंग अबाउट लाइक काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, 2013-14 की बात बता रहा हूँ। 12-13 साल पहले। हाँ जी, 12-13 साल पहले। तो 2-3 लड़के और थे जो हम लोगों, मतलब 8-9 लोगों का ग्रुप था, जो हमने सोचा कि मिलकर के कैंप कर लेते हैं। तो 3-4 लड़के जो थे वो नीचे से लक्कड़, उसमें से मैं भी था, हम लोग लक्कड़ लेकर के गए, और एक जगह पे हमने देखा कि अच्छा चलो नाइस एरिया है, यहाँ पे आग लगाते हैं और कैंप करते हैं। ठंड बहुत थी। मेरा टाइम भी उस टाइम पे आई थिंक जनवरी का महीना था। तो हिमालय में जनवरी मतलब बहुत ठंड होती है। हम लोगों ने कैंप किया, वहाँ पे आग वाग लगाई, और थोड़ा सा खाना वाना बनाना शुरू किया, और खाना खा रहे थे। एकदम से क्या हुआ कि जो जो जंगली सियार होता है, उनकी आवाज़ आनी शुरू हुई। वो एक कोने से एक दूसरे कोने से दूसरा, ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने ना हमारे को घेर सा लिया है। बट हम थोड़ा सा हाइट पे थे उनके कंपैरिजन में। और उसमें क्या था कि जो एक बंदा जो एक्सपीरियंस था, वहाँ का लोकल था, उसने बोला कि भाई इनको मैं हैंडल करता हूँ। जैसे ही वो उनका ग्रुप बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक के बाद एक जो ना 7-8 हमारे को उन्होंने एक तरीके से घेर लिया था। माय गुडनेस। वो मोमेंट ऐसा था, मुझे लगा कि भाई मेरी तो डेथ आ गई, मेरा जीवन का अब अंत है। एंड लिटरली मतलब मेरे साथ में 3-4 लोग और थे। मैं जूता पहनने की कोशिश कर रहा था, और मेरा दिमाग एकदम फ्रोजन था उस टाइम। मतलब पैर जूते में जा नहीं रहा था कि कैसे होगा। मैंने कहा भाई आज तो गए, आज तो पक्का गए। तो उस टाइम पे पता लगता है कि यार आप की लाइफ जो है वो, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तब तक इंपॉर्टेंस नहीं लगती जब तक ये चलती रहती है, क्योंकि हम लोग डेली जो है ना वो जी रहे हैं, और पता है कि कल भी आएगा, परसों भी आएगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2.0 आ गया वहां पे। आ गया था वो। तो और दूसरी चीज़ जो मैंने उस रात वहाँ पे सीखी, वो जो लोकल था उसने क्या किया, लकड़ियाँ बाहर निकाली आग में से जलती हुई, और जो है ना उसने फेंकनी स्टार्ट करी अलग अलग डायरेक्शंस में। कहता है कि अगर मैं इनको थोड़ा सा भी और टाइम दूंगा, और अगर इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, जो वहाँ पे जानवर थे उनका अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो ये हमारे पे पक्का अटैक करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी ऐसा ही होता है कि कहीं वो जो होता है ना, एक डर लग रहा होता है, उस मोमेंट पे बाहर आकर के मुक्का मारना बड़ा जरूरी है। अगर नहीं तो सामने वाली जो सिचुएशन होती है वो आपको मार जाती है, मार देती। और अगर हमने नहीं किया होता तो उसके बाद तो मतलब हमारे को चाहे जितना मर्जी उस रात को टॉयलेट आ रहा था, हम लोग टेंट से बाहर नहीं निकले। एक बार टेंट के अंदर घुसे तो जिंदगी के राज खुलने शुरू हो गए वहां पे 6 महीने। हाँ, मेरे को डेफिनेटली लगा कि लाइफ इज समथिंग दैट कैन स्लिप अवे वेरी इजीली। नागा साधु की क्या स्टोरी है? जैसे मैं उस टाइम पे ऋषिकेश में था, और इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था जितना अभी हो चुका है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया। तो मैं छोटी सी एक पहाड़ी पे था जहाँ पे दूर दूर घर बने होते थे। तो उधर पहाड़ी पे मेरी एक छोटी सी, मतलब जहाँ पे मैं रुका हुआ था, और दूर एक आई कुड सी कि मतलब एक और भी है नागा साधु। वो थोड़ा सा उनको ना उनकी अपनी कम्युनिटी ने डिस्कार्ड कर दिया था फॉर ब्रेकिंग सम रूल्स, जो कि उनके अपने रूल्स होते हैं। वो अपनी तपस्या में इतना आगे नहीं जा पाए, तो थोड़ा सा उनको डिस्कार्ड कर दिया। जैसे वो भी उस दूर थोड़ा सा ना कुटिया में अलग रुके हुए थे। एंड उनका क्या था कि वो अपीयरेंस से काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग और बड़े थे, और मतलब हट्टे कट्टे, और थोड़ा सा एक लुक था उनका जिसको ना मतलब आप एक बार देख करके थोड़ा डर तो जाओगे। और यहाँ पे ट्यूमरस ग्रोथ भी थी सिर के ऊपर। तो मतलब जनरली इफ यू वुड सी हिम इन द डार्क यू वुड बी स्केयर्ड। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी वो दिल के बड़े अच्छे थे, बिकॉज आई हैड सीन हिम प्लेइंग
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो एक वहाँ पे सात्विक बार भी होता था उस टाइम पे, वहाँ पे जा करके वो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे, तो आई सीन दे। सात्विक बार मतलब जहाँ पे नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलते जी, वहाँ पे क्योंकि ऋषिकेश उस टाइम पे तो बहुत स्ट्रिक्टली वहाँ पे कोई अल्कोहल वगैरह नहीं होती थी, अभी तो थोड़ा सा माहौल अलग है। तो हम लोग वहाँ पे उस बार में जाते थे, कोई अदरक की ड्रिंक लेता था, कोई शहद की लेता था, कोई नींबू की लेता था, और अलग अलग किस्म की सौंफ की चाय बनती थी, तो बहुत अलग अलग और बड़ी अच्छी वो चीज़ थी। और मज़े की बात यह है कि कोई स्मोकिंग नहीं थी, कोई अल्कोहल नहीं था, और इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर होता था उस बार के अंदर, क्योंकि लाइव म्यूजिक वाज प्लेइंग, और वो इतना पैशन से म्यूजिक प्ले करते थे कि आपको अलग दुनिया में ले जाते थे। माय गुडनेस। एंड नागा साधु यूज्ड टू बी वन ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स, वो बांसुरी बजाते थे। तो एक रात को क्या हुआ कि जब थोड़ा सा अमावस से एक दो दिन पहले की बात होगी, और मैं जब वहाँ पे अपने रूम पे पहुँच रहा था, रात अंधेरा काफ़ी था, मुझे सामने से एक बंदा आता दिखाई दिया, मुझे लगा कि मैं डर गया, और मुझे लगा कि यार ये अंधेरे में कुछ ना कुछ तो करेंगे, मतलब या तो मेरे को कोई बंदा लूटेगा। तो मैं भी तैयार था पूरी तरीके से, मैंने कहा कि अगर इस बंदे ने मेरी तरफ कुछ भी एक्शन किया तो मेरी मुट्ठी तैयार थी, मैंने कहा इसको घुमा करके मुंह पे दूंगा। एक तो घूसा बनता है। एक तो घूसा बनता है, और मैंने पूरी जान मतलब मुट्ठी में डाल दी थी। मैंने कहा कि भाई ऐसा मारूंगा कि उठेगा नहीं बंदा। इवन दो आई कुड फील कि ही वाज स्ट्रॉन्गर देन मी, बट उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस था, मैंने कहा एक तो मारूंगा अच्छे से। हुआ क्या, जैसे ही वो मेरे पास आए, उन्होंने अपना हाथ उठाया और मेरे कंधे पे रखा। मेरा मुक्का एकदम बल्कि टाइट बना हुआ था, और वो थोड़ा पास आए तो थोड़ी शक्ल भी दिखी, एंड देन ही स्माइल्ड एट मी। मैं एक ऐसे इमोशनल मिक्स में चला गया, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि कहाँ तो मेरा रेज इतना था, कहाँ पे उस बंदे की स्माइल जो थी, उसने मेरे को एक झटके में ऐसे रोक दिया। मैं क्या सोच रहा था और वो क्या सोच रहा था। तो मुझे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ कि यार कभी कभी क्या होता है कि हम स्पेशली आज की जो टाइम चल रहा है, और स्पेशली बैंकिंग में, हम लोग ना दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, कैलकुलेशंस इतनी ज़्यादा कि इंसान को इंसान की तरह फील करना शायद भूल जाते हैं। ट्रांजैक्शन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कि मतलब मेरे दिमाग में था अंधेरा, जंगल, कोई बंदा लूट ना ले, वो सब कैलकुलेशन चल रही थी जैसे फाइनेंस में चलती है, और सामने वाला कुछ और सोच रहा था। वो मोमेंट मेरे को अभी तक याद है, क्योंकि उसने मेरे को काफ़ी महसूस कराया कि भाई हम जो हमेशा सोच रहे हैं वो हमेशा भी सच नहीं होता, चीज़ें उससे बहुत अलग हो सकती हैं। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। मतलब 6 महीने में जिंदगी के सारे राज पता चल गए, और फिर वापस ऑस्ट्रेलिया आने का। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आया क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे। तो वापस आके कुछ करना था। तो वापस आने के बाद में देयर वाज अ फेज जहाँ मैंने एक और बिजनेस ट्राई किया, वो दैट डिडंट वर्क आउट एट ऑल। उसमें काफ़ी लॉसेस भी हुए, तो मैं जहाँ पे खड़ा था उसके और नीचे गिर गया। हाउ डू यू सी योरसेल्फ, मतलब 10 बार सोच के आप डिसीजन लेते हो, या फिर आप गट फीलिंग पे डिसीजन लेते हो? मुझे लगता है दिन दिन की बात है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया जहां जीत लेंगे। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो, आपने कांटे मूवी देखी है, क्योंकि हम लोग एक ही जनरेशन के हैं, तो वो आपको पता है कांटे मूवी की शुरुआत कैसे होती है। वो कहता है कि हम 5 पंटर दुनिया लूटने निकले थे, अपनी लग गई। कभी कभी दिन ऐसे भी आते हैं। नो बॉल पे झक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, पता चला वो असली निकला बॉल और आउट हो गए। बिल्कुल आउट हो गए। तो दिन दिन की बात होती है। इफ यू वर टू स्वैप योर करियर, हाँ जी, कौन सा फील्ड चूज करेंगे आप? फाइनेंस छोड़ूंगा तो शायद मैं लॉ चूज करूंगा। वो फिर दिमाग में, जिसमें दिमाग की शतरंज चलती रहती है। क्यों? मोस्ट लाइकली हम लोग जो है ना यही काम करते हैं कि लिटिगेशन, लॉ? नहीं, लिटिगेशन तो नहीं, लेकिन एक क्लाइंट का सिनेरियो है, हम उसको जो है किसी तरीके से इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखो कि उसका एक केस पुट अप कर रहे हैं, और हमारे को पता है कि यहाँ से हमारे को ये ऑब्जेक्शन आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और हम लोग क्लाइंट के लिए लड़ रहे होते हैं एक तरीके से, तो लॉ मेरे को लगता है क्लोजेस्ट होगा। और व्हाट इज योर आई नीड अ ब्रेक एक्टिविटी? मेरे को कैंपिंग का बहुत शौक है। अकेले जा करके वो तो आपने हिमालय में जाके साबित कर दिया है। हाँ हाँ, मुझे आज भी कैंपिंग का बहुत शौक है। कुछ एरियाज हैं जैसे किंग लेक के आसपास, यहाँ पे मैं कोविड में यहाँ पे भी फंस गया था। मेरा प्लान नहीं था वहाँ पे जाके कैंपिंग करने का,
और क्या हुआ कि मैं गाड़ी ऐसे ही लेकर चला गया, मेरे को लगा कि थोड़ा सा देख दाख के आ जाता हूँ एरिया, और 3-4 दिन में प्रॉपर गियर लेकर के कैंप कर लूँगा यहाँ पे। और मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार चल गाड़ी में बैठते हैं, तो बैठे और निकल पड़े। हम किंग लेक के एक ऐसे एरिया में पहुंच गए जहाँ पे रिसेप्शन बिल्कुल बंद हो जाता है, और थोड़ा सा जो है ना वहाँ पे ग्राउंड हमेशा मॉइस्ट रहता है, क्योंकि सनलाइट इतनी नहीं पहुँच पाती ग्राउंड में तक। तो वहाँ पे जाकर के हुआ क्या कि एक जगह पे जाके गाड़ी अटक गई, और मेरे पास में मैं ड्राइवर रेंजर, तो कैंपिंग के लिए मैंने वो रेंजर इसीलिए रखा है कि मैंने कहा कि यार इसके अंदर ना सारी चीज़ें, मतलब समहाउ यू कैन पुल योरसेल्फ आउट ऑफ एनी सिचुएशन। तो उस दिन मेरे पास में टूल्स वगैरह अपना, मैं गियर वगैरह के साथ में नहीं गया था, और वहाँ पे अटक गई। मेरे पास था सिर्फ एक टेंट, और खाने वाने का भी इतना सामान नहीं था। तो कितने लोग थे? मैं और मेरा फ्रेंड था, और हम लोग जब वहाँ पे रुके और अटक गए, तो मैंने कहा कि अब हमने सारे जोड़ तोड़ करके देख लिए, सारी लकड़ियाँ तोड़ ली कि भाई किसी तरह से इसके खड्डे में डालें, वो टायर को बाहर निकालें, और फ्रिक्शन देने की कोशिश करी, कुछ नहीं काम किया। तो मैंने टेंट खोला और वहाँ पे रख दिया। मैंने कहा थोड़ा सा यार भाई म्यूजिक व्यूजिक लगाते, थोड़ा बैठते हैं, ध्यान व्यान करते हैं। दोस्त जो था वो भी मेरा ही वॉज ओके। इतने में कोई एक बंदा मोटरसाइकिल पर आया 3-4 घंटे के बाद में, और हमारे को पता था कि भाई रात होने वाली है, बट लकीली वो सही टाइम पे आ गया। तो वो कहता है कि भाई तुम लोग यहाँ पे कैसे कर रहे हो? तो पहले तो उसने देख करके डिसबिलीफ सा किया कि यार आ गए कोई ऐसे नौसिखे से बिना गियर के। तुमने कहा कि भाई अगर तू मदद कर सकता है तो या तो बाहर कोई ज्ञान मत दे, मदद करना है तो। अभी हम सब बाकी सब कुछ कर चुके हैं, तू बाहर जाके मदद कर हमारी। हमने कहा कोई फॉरेस्ट रेंजर होता है तो उसको बोल देना विंच के साथ में आ जाए, और या फिर कोई और। तो कहता मेरे को लगता नहीं है कि भाई कोई होगा, क्योंकि कोविड चल रहा है, कौन होगा। तो एनीवे ही वेंट अवे। 2-3 घंटे के बाद में एक वो लोग आए अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर के विंच के साथ में, तो उन्होंने हमारे को पुल आउट किया, और सबने तसल्ली से गालियां निकाली कि ऐसे कौन आता है यहाँ पे इतनी जगह पे कैंपिंग करने के लिए। तो उनका गुस्सा शांत करने के लिए हमने उस टाइम पे उनको टॉयलेट पेपर के रोल्स गिफ्ट किए थे। तो फिर उससे उनका गुस्सा शांत हो गया था। क्योंकि वो प्रीमियम था उस टाइम पे। कोल्स में नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे पास जंगल में मिलेगा। जो आपकी पर्सनालिटी है, यू ट्राई टू टेक अ ब्रेक, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सीखने की कोशिश की। क्या चेंज आया बिफोर द ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक इन योर बिजनेस? जो हिमालय का था ब्रेक। ये छोटे छोटे ब्रेक आप लेते हो, हाँ जी। तब पता चल गया कि अरे यार मेरा अभी कब भर गया, अभी थोड़ा खत्म करने की जरूरत है फिर से भरने के लिए। हाँ, मुझे अभी जैसे से मैं बिजनेस में भी आगे आ रहा हूँ, मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि इंक्रीजिंगली हम लोग जो है ना फाइनेंशियली और एज अ सोसाइटी जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत ज़्यादा आ गए, बहुत ज़्यादा आ गए। इस कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकलने का मुझे ऐसा लगता है शायद एक ही एक तरीका है कि वो है लाइफ को जितना सिंपल रखा जाए। तो अभी मैं और मेरी वाइफ यही बात करते हैं कि यार ज़्यादा जो है ना किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है। बस थोड़ा सा ये है कि जो सिंप्लिसिटी है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के पीछे भागे जा रहे हो, मेंटली आपकी सोच एक ही तरफ चली जा रही है कि भाई और कितना एक्सपैंड करना है, और ये क्या करना है, वो करना है, यहाँ पे इसको ऐसे करा देते हैं वैसे, ये दिस विल नेवर एंड। और इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको बिज़नेस का बताता हूँ, मेरी टीम के साथ में जो मेरी अपनी जो फीलिंग्स हैं, वो तभी मैं उन चीज़ों को एंजॉय कर पाता हूँ जब मेरे दिमाग में प्रेशर नहीं है। क्योंकि ऐसे ही कि अच्छा एक बंदा ऐसे बिकॉज यू आर ऑन अ रिसेप्टिव मोड, तो यू कैन कंज्यूम इन्फॉर्मेशन जो जब बाहर से आ रही है इन अ बेटर वे, और उसका यू कैन सेंस बन सकता है। नहीं तो पता चला कि कुछ तो आगे आ रही है, इट डजंट मेक सेंस, एंड सडनली तुमने रिएक्ट करके बोल दिया, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। बिल्कुल। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी आगे मेरे को ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा मेरा अच्छा मोड वो होगा जहाँ पे आई एम नॉट वेल नोन एंड आई एम लिविंग माई लाइफ वेरी वेरी सिंपली। उसमें सुकून है। मेरी वाइफ को जो है उसकी किचन और उसका गार्डन जो है ना, उसमें उसका सुकून है। मुझे जो है कि ठीक है, ये जो हमारी जो बिन्स चलती हैं, जो हंसी मजाक चलता है, इन सब चीज़ों में सुकून है, बट बाकी जितना लाइफ सिंपल हो उतना अच्छा है। ये चेंज आया मेरा ब्रेक के बाद में, स्पेशली हिमालय के बाद में धीरे धीरे वो हुआ। और ये छोटे छोटे ब्रेक्स आते हैं, ये मेरे को वापस लेके जाते हैं रूट्स में ले जाने के लिए, और बताते हैं कि लाइफ कभी भी स्लिप कर सकती है। मेरे साथ 2 बार हो चुका है, एक बार पहले भी हुआ था जब मैंने
स्कूबा डाइविंग करी थी जब मैं बहुत मौत के बहुत क्लोज पहुंच गया था। माय गुडनेस। हाँ, तो पता नहीं उसका टाइम है कि अगर मैं कहानी, तो क्या हुआ था कि ये मेरी काफ़ी पुरानी चीज़, आई थिंक हिमालय से पहले का हुआ था ये इंसिडेंस। तो अभी क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो इंडिया से आते हैं उनको हर एक को स्विमिंग नहीं आती होती, मैं उनमें से एक था कि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, लेकिन मुझे एडवेंचर का बहुत शौक था। मेरे को स्काई डाइविंग मैंने 4 बार करी है और स्कूबा का मेरे को था कि मैं एक बार करके देखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई यू शुड बी कंफर्टेबल अराउंड वाटर, विद वाटर, और स्विमिंग आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, बिकॉज यू हैव गॉट अ ट्रेनिंग पर्सन अलॉन्ग विद यू। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने टिक कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि भाई कंफर्टेबल विद वाटर, मैंने कहा हाँ यस। तो मेरे को उन्होंने स्कूबा का सूट डाला, गियर डाला और मेरे को स्विमिंग पूल में उतार दिया। तो अब जो जैसे यहाँ पे क्या है कि वो जो बंदा भाई ऑस्ट्रेलियन था, उसने पूछा कि भाई आर यू ओके विद एवरीथिंग, लाइक विद लिटिल डेप्थ एंड एवरीथिंग। मेरे को पता नहीं था कि क्या वो मतलब व्हाट डज इट मीन। तो मैंने उसको बोला हाँ ठीक है। तो इतना बड़ा वो सिलेंडर डाल करके उसने मेरे को ट्रेनिंग स्विमिंग पूल में नीचे भेज दिया, और उसने मेरे को एक ही इंस्ट्रक्शन दी कि भाई तुम्हारे को ना नाक से सांस नहीं लेनी है, तुम्हारे को मुंह से सांस लेनी है सिर्फ। अब जो बंदा पहली बार उसमें आ रहा है हमारा जो डिफॉल्ट होता है नाक से ही लेने का है। तो मैं गया, मैंने अपने जो ग्लासेस लगा रखे थे और इंस्ट्रूमेंट था। तो 1 मिनट के बाद जो है ना मैंने धीरे धीरे वो नाक से सांस लेना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या उस टाइम पे कि पानी जो है वो यहाँ से ग्लासेस के अंदर से आना शुरू हो गया। अब वो धीरे धीरे यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और उसके बाद मेरे नाक में जाना शुरू हो गया पानी। तो मैं तो मेरा कंट्रोल खत्म था, और ऊपर तो मैं उठ के आ नहीं सकता क्योंकि इतना हेवी सिलेंडर था, और तैरना आता नहीं था। तो बस मुझे एक ही चीज पता थी, उसने जो एक चीज और बताई थी, कहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो ऐसे ऐसे कर देना। समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो वो मुझे छोड़ करके 2 बंदों को और जो था ना वो अंदर ट्रेनिंग सेट कर रहा था, उसके बाद मेरी बारी थी, लेकिन मैं पानी में था। मैंने उसको ऐसे ऐसे करना स्टार्ट किया, कोई देख नहीं रहा है मेरी तरफ। एक बंदे ने देख लिया, कह रहा है कि आई थिंक ही इज इन ट्रबल। तो वो फटाफट से कोच मेरे पास रश करता हुआ है, उसने वॉल्व खोली और मैं जैसे गुब्बारा नहीं होता जिसकी हवा निकल रही होती है जोर से भागता, ऐसे ही मैं ऊपर कूद करके आया, और भाई उसने मेरे को वहां से पूल से बाहर निकाला और जो गालियां देनी शुरू करी। कह रहा मेरे को बताना तो था कि भाई तेरे को बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती। आपने सवाल गलत पूछा है। आपने मैं पानी में कंफर्टेबल हूँ, हाँ रोज नहाता हूँ। लेकिन पूरी की पूरी बॉडी के अंदर पानी के अंदर कंफर्टेबल है, ये सवाल वो भी सिलेंडर के साथ, ये आपने सवाल पूछना चाहिए। तो प्लान ही गलत है आपका। उसने कहा कहता भाई मैं तेरे को नहीं लेके जा सकता, उसने मेरे को कैंसिल कर दिया। बट नेक्स्ट टाइम मैं फिर दोबारा गया, मैंने कहा अब तो पता है मेरे को स्विमिंग पूल में क्या शायद कतरीना कैफ दिखेगी वहां पे। शायद। तो मैंने कहा कि अब तो मुझे पता है स्विमिंग पूल में क्या होने वाला है। तो मैंने स्विमिंग पूल का टेस्ट पार कर लिया। अब बारी आई ओशन की। तो अब की दूसरा इंस्ट्रक्टर था, तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को ना ओशन में फेंका। अब ट्रेनिंग स्विमिंग पूल में क्या होता है, वो आपको धीरे से फेंकते हैं, और रियल ओशन में आप पूरे छलांग मारते हैं। तो छलांग मारी तो मेरे हाथ से माउथ पीस जो था वो छूट गया। वो बाहर अपनी घड़ी लेकर खड़ा था कि भाई इतने सेकंड के बाद में बंदा ऊपर आ जाना चाहिए। उसने देखा कि यार इतने सेकंड हो गए, 10, 12, 14, 16, 20, उसके बाद वो कूद गया। कह रहे कहाँ गया, उसने फिर वॉल्व खोली, मैं फिर ऊपर फिर कहते क्या हुआ, मेरे को गलती से छूट गया, गलती से मिस्टेक हो गया, हाथ से छूट गया। तो कहता है भाई तू कर लेगा, मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगा। ऐसी गलतियां वो तो हमेशा करते आ रहा हूँ। पता लगता है कि जब आप बिल्कुल मौत के पास पहुंच जाते हो, दैट इज इट्स अ चेंजिंग एक्सपीरियंस। बट वो एक्सपीरियंस जब वो मेरे को कहता है कि अच्छा चलो कर लेते हैं, फिर वो मेरे को ज़्यादा डीप नहीं लेके गया, मतलब अपने साथ में ही रखा उसने। बट वो जो पानी के नीचे की जो दुनिया है ना, वो बहुत अलग थी, बहुत ही अलग थी। और मेरे को सबसे बड़ी चीज़ क्या लगी समीर भाई उसमें, कि मैं ना नीचे रंग देख रहा था, वो बड़े अलग रंग थे। मतलब सी ड्रैगन जो होता है वो आपके पास इतना सा छोटा सा वो ऐसे उठ करके आ रहा है, कैसे वो मछलियाँ तैर रही हैं, और उनका जो कलर है ऑरेंज, वो ऐसा ऑरेंज नहीं है जो यहाँ पे आप कोई भी ऑरेंज प्रोड्यूस कर दो, अलग किस्म का ऑरेंज है। वो जो नीला है नीचे, वो अलग किस्म का नीला है, क्योंकि जब उस पर सूरज की किरण बचती है और पानी की गहराई के हिसाब से वो कलर और भी चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली।
तो मुझे था, मैंने कहा कि यार ये जो है ना इतना प्यारा, ये नीला और हरा सा एक शंख सा दिख रहा है, मतलब सिप्पी सी थी वो दिख रही थी, थोड़ा छोटा सा स्टोन सा। मैंने कहा इसको मेरे को अपने पास लेके जाना है क्योंकि इट्स सो ब्यूटीफुल। तो ये मेरे को मतलब ये इसलिए याद है क्योंकि उस चीज़ ने भी मेरे काफ़ी दिल में छाप छोड़ी। मैं उन्हें उसको उठाया और मैं ऊपर लेकर के आया। तो कोच मेरा इसलिए हैप्पी था और वो सारी लड़कियों को बोल रहा था, कहते देखो इसको स्विमिंग नहीं आती, इसे आधा घंटा बिताया पानी में। ये हमारा टेस्टिमोनियल है। कि अगर मैं इसको करा सकता हूं तो किसी को भी करा सकता हूं। लेकिन जब मैं पानी से बाहर निकला ना तो मैंने देखा कि बिल्कुल वैसे पत्थर जो थे बाहर रेत पे भी पड़े थे, लेकिन वो ऐसे इतने ब्यूटीफुल नहीं था जितना पत्थर पानी के अंदर ब्यूटीफुल था। तो हर एक की ना एक अपनी एक जगह है जहां पे वो शाइन करता है। वो चीज मेरे को आज तक नहीं भूली है कि मैंने कहा कि यार मैंने वहीं पे फेंक दिया उसको। मैंने कहा कि यार ये तो बिल्कुल आप पत्थर है, बट पानी पानी के के नीचे उसकी अंदर वैल्यू थी, वैल्यू है, पानी के बाहर नहीं। मतलब काफी स्पिरिचुअल भी हो गया तुम। लेट्स डू वन राउंड ऑफ रैपिड फायर, फटाक से आंसर्स करने हैं। चाय या कॉफी? कॉफी। सुपर हीरो? सुपरमैन। क्यों? हमारा जो बेस है ना वो हनुमान जी की कहानियां पढ़ पढ़ करके बना है। उसके पास में एक ही बंदा था जो उसको मैच करता था, वो सुपरमैन था। फेवरेट कार्टून? फेवरेट कार्टून अंकल स्क्रूज, डोनाल्ड डक। ये ना सबसे अलग आंसर मिला है आज तक की हमारी सीरीज में। वैसे फाइनेंस का बंदा है, पैसे का। मुझे वही चीज उसकी अच्छी लगती थी। उसके वजह से एक स्विमिंग पूल था पैसों का, एक तरफ से कूदता था, दूसरी तरफ से निकल जाता था और कहता था तीन तीन सिक्के कम है। ये उसका एक्सपीरियंस था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो। और उसमें डूब के मरने की शंका भी नहीं होती है। वो शंका भी नहीं थी। आपकी पर्सनालिटी और आपका बिजनेस की पर्सनालिटी मैच होती है? हाँ, कुछ हद तक यस, कुछ हद तक नो। क्योंकि बिजनेस जो है वो अभी ग्रोइंग स्टेज में ना ऐसा लगता है जैसे एक मिशन के ऊपर है, और वहाँ पे मेरा जो जो रेबेलियस मोड है वो आता है, बिल्कुल आता है। दिखता है कि भाई एक मिशन पे जा रहे हैं, वो लक्ष्य की कहानी चल रही है, यहाँ से गोलियां बरस रही है, तलवारें निकल रही है, हम लोग कहीं से बीच में मैं आगे जाऊंगा। कभी कभी ऐसा लगता है मैं पीछे अपने साथी को बोल रहा हूँ चलो, और पीछे कोई भी नहीं है। मैं कल अकेला ही खड़ा हूँ वहां पे। तो ऐसे भी दिन आते हैं, तो वो रिबेलियस साइड वहां पे आती है, और कभी कभी मस्ती भी आती है। तो क्या फ्यूचर प्लान्स है अभी बिजनेस को लेके? फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि हम लोग का इंटरस्टेट तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं, और स्पेशली ब्रिस्बेन, पर्थ एरिया के अंदर एंड एडिलेड के अंदर तेज़ी से एक्सपैंड कर रहे हैं। और हम लोग जो है ना स्पेशली विक्टोरियन क्लाइंट्स के लिए कुछ AI टूल्स हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पे आप बिना किसी मतलब इनिशियल अगर आपको कोई असेसमेंट चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल्स अपलोड कर सकते हो या अपनी बैंक स्टेटमेंट्स अपलोड कर सकते हो। इट विल गिव यू अ वेरी क्विक आंसर कि भाई आप कहाँ पे खड़े हैं अपने बिजनेस के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, अभी इतना एक्सपीरियंस और इतने लेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं कि अगर आप एक भी बैच अपलोड करते हो तो वहाँ से ना एनालिसिस होकर के आ सकता है कि आपका बिजनेस का EBITDA यानी कि जो मोटा मोटा प्रॉफिट है वो कितना है। ठीक है, बट ये इन्फॉर्मेशन जो है ना कॉम्प्लेक्स है। ये आप किसी को बताओगे तो उसमें सामने वाले के पास में भी 1 घंटा चाहिए, हमारे पास में भी 1 घंटा चाहिए, टूल्स हैं, बहुत कुछ है। वेयरएज़ अगर आप टूल में जा करके वो अपलोड ही कर दो तो आपको पता लग जाएगा, अच्छा यार मेरा बिजनेस इतना बोरो कर सकता है। कुछ ऐसे AI टूल्स हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप खुद बना रहे हो वैसे? जी हाँ, हमने लास्ट ईयर जो था मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के साथ में हमने कोलैबोरेट किया था। वहाँ पे हमारे को बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया। 45 स्टूडेंट्स स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। तो हमने OCR खुद का डेवलप किया, बाकी रैक बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप करी, और हमने देखा कि जो हमारे डेली बेसिस पे एक्सपीरियंसेस हैं, क्या होता है कि एक किसी कंसल्टेंट ने एक एक्सपीरियंस पे काम किया, हो सकता है कल वो कंसल्टेंट जो है वो रहे ना रहे हमारे साथ में, हो सकता है वो उस एक्सपीरियंस मतलब उस फील्ड में ना रहे, क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग एसेट फाइनेंस से कमर्शियल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो कैसे हम सारे एक्सपीरियंसेस को एक AI प्लेटफॉर्म पर डाल दें, और वो AI प्लेटफॉर्म जो है हमारे को अगली बार कोई नया कोई कंसल्टेंट अगर ऑन बोर्ड हो तो सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज में पूछे और हमारे को बस सारी हिस्ट्री आ जाएगी, इस बैंक के साथ गए थे। कुछ ऐसे हमने टूल्स तैयार करे।
आपके और भी कुछ वेंचर्स चल रहे हैं किसी और बिजनेस के अलावा? जी, एक कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो चल रही हैं, मेलबर्न के अंदर ही चल रही हैं। मेलबर्न आई फील इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स राइट नाउ, विक्टोरिया जो है, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल रॉक बॉटम पे खड़े हैं। इससे ज़्यादा मैं उसका भी पीछे लिंक्डइन पे किसी का एक पोस्ट देख रहा था, वो कह रहे थे कि मेलबर्न की अभी हालत ऐसी हो गई जैसे एक रॉक स्टार डिवोर्स के बाद होता है। which was very funny. I loved it. ये उनका ऐसा ही कुछ लग रहा है मेलबर्न का। तो आई थिंक इससे नीचे नहीं और जा सकता, तो मेलबर्न के अंदर डेवलपमेंट काफी अपॉर्चुनिटीज बहुत है। फाइनली क्वेश्चन है, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि प्रोडोमिनेंटली हम लोगों का काम जो है वो स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स के साथ में रहता है। स्मॉल बिजनेस इज़ अ वेरी वेरी चैलेंजिंग स्पेस। उधर जो है जीत भी है, हार भी है, बट हर हार के साथ में कहीं ना कहीं लूप होल्स छुपे होते हैं। ऑल यू नीड इज जस्ट समवन हु इज वॉकिंग अलोंग विद यू इन दैट जर्नी, जो आपको गाइड कर सके व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, व्हेन इट कम्स टू योर लिटिल नुआंसेस ऑफ द बिजनेस। मैंने पीछे बिजनेसेस में हार भी खाई है और बिजनेस ग्रो भी किए हैं, फास्ट पेस पे ग्रो किया है। We have been an award-winning organization for the last 5 years in a row. We know कि small business की जो struggle होती है ना, that is very very predictable. अगर struggles predictable है तो उनके answers और solutions भी predictable होंगे. So what way we come in is to help you in your journey of small business, growing the small business. वाह, थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ। आप अवार्ड विनिंग भी रह चुके हो, कौन से अवार्ड्स मिले? ब्रोकरेज ऑफ द ईयर, ब्रोकर ऑफ द ईयर, जब हमने स्टार्ट किया था तब से अब तक 5 साल के उसमें एवरी सिंगल ईयर वी हैव बीन लाइक अ न्यू एंट्रेंट इन द कम्युनिटी। ये साल जो था हमारा काफ़ी अच्छा था क्योंकि हमने इनोवेटर ऑफ द ईयर के लिए भी फाइनलिस्ट के लिए हम लोग सिलेक्ट हुए, विच इज़ टू बी डिसाइडेड ऑन 24 जून। और इनोवेटर ऑफिस अंडर 10 ब्रोकर्स उसमें भी सिलेक्ट हुए। पीछे हम लोग एडवाइज़र प्लेटफॉर्म पे फाइनलिस्ट थे ब्रोकरेज ऑफ द ईयर में। और सितंबर में हम लोगों ने ब्रोकरेज ऑफ द ईयर, एक अलग कनेक्टिव के प्लेटफॉर्म पे हमने ब्रोकर ऑफ द ईयर, ब्रोकरेज ऑफ द ईयर दोनों अवार्ड्स जीते फाइनलिस्ट के बाद, होने के बाद। तो दिस हैज़ बीन अ रियली गुड ईयर फॉर अस। फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ बारी फ्रॉम एक्सप्रेस फाइनेंस। हमारे साथ हमारे टॉक शो पे आए, अच्छी बातें की, बिजनेस ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सबके बारे में आपने दिल खोल के बात की। आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया हमको। पर्सनल फाइनेंसेस, एसेट फाइनेंसेस, कमर्शियल फाइनेंसेस के बारे में आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए, प्लीज़ रीच आउट एक्सप्रेस फाइनेंस। डिटेल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शंस। एनी क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू? थैंक्स फॉर हैविंग मी। All right, thank you very much. Keep watching Borkers Media presents BizTales, Uncovering Business Stories. Hi guys, if you are a business leader, entrepreneur, or even a professional with a story that's about more than just your bottom line, I am talking directly to you. Most business interviews only care about highlight reel, the overnight success, or the polished PowerPoint presentations. But we know real journey is much deeper than that. Here at Borkers Media's BizTales talk show, we want the whole picture, the real you. We are looking for featured guests to come on our show and share all your biggest business breakthroughs and challenges and hidden struggles that you have overcome. Maybe the personal or spiritual growth. Maybe that defines you today. Whether you are a local Melbourne founder or a global change maker, our platform is built to amplify your authentic voice, elevate your brand, and inspire thousands of followers. Are you ready to share your story and spread some smiles? That's what we do here. Don't let your journey stay hidden. Reach out to us, info@borkersmedia.com. Thank you and keep smiling. BizTales, Uncovering Business Stories.